हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन या विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज जो अपना वीडियो नंबर 5 है, इसके पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक नॉलेज को गेन किया है कि क्या होता है अपना स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर सेंस में, प्योर सेंस में, उसके इंपॉर्टेंस, स्कोप, लिमिटेशंस, डिस्टेंस, बहुत कुछ हमने सीखा है। अब जो अपना ये जो टॉपिक है इसका नाम है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चार्ट बताया था कि भैया एक इन्वेस्टिगेटर होता है जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। अब ये इन्वेस्टिगेशन दोस्तों होती क्या है, अब हम लोग उसको पूरा डिटेल में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया जो अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर उसको हम लोग इंक्वायरी बोलते हैं, इसका मतलब होता है सर्च फॉर ट्रूथ। हम लोग किसी चीज सच्चाई को खोज रहे हैं, नॉलेज को खोज रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सर्च करना, ढूंढना, खोजना, इसको इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को, फिगर को, किसी चीज को अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर मींस सर्च कंडक्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। भैया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी चीज को खोजना स्टैटिस्टिक्स की मेथड की मदद से। भैया हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, तो भैया किसी चीज को खोजना किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मेथड्स की मदद से, यही बताया गया है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर मींस सर्च कंडक्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, इन जनरल अगर हम लोग जनरल साइंस में बात करें तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सर्वे। क्या होता है? स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है। ओके, अब यहाँ पे आगे आते हैं। अगर हम लोग ब्रीफ में बात करें, इन ब्रीफ मतलब थोड़ा गहराई से बात करें, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर हमने साइंटिफिक तरीके से थोड़ा विज्ञान लगा के और सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट किया एंड उसका एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड का अप्लाई करके एंड दे उसका इंटरप्रिटेशन भी किया, उसको अपने हिसाब से समझा भी, सो एज थ्रो जिसकी वजह से हमने राइट ऑन द सम प्रॉब्लम, हमने किसी समस्या को, प्रॉब्लम के ऊपर प्रकाश डाला। मतलब कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हमने साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ की स्टडी की है, डेटा को कलेक्ट किया है, उसका एनालिसिस किया है, उसके बाद दोस्तों स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया है, उसका इंटरप्रिटेशन किया है और इसकी मदद से हमने किसी प्रॉब्लम के ऊपर प्रकाश डाला है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है हमारे देश की। ठीक है ना, एंड टू फुलफिल अ सर्टेन पर्पस, जैसे हमारा कोई पर्पस पूरा हुआ है आफ्टर मेकिंग अ सूटेबल प्लान, और उसके लिए हमने एक प्लान भी बनाया था जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या फिर सर्वे। तो भैया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, जिसकी मदद से किसी प्रॉब्लम के बारे में समझा जा सके एंड उसको डिस्कस किया जा सके और उसको सॉल्व कैसे किया जा सके, इसके ऊपर विचार किया जा सके। इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, ओके, तो समझ में आ गया अपने को। अब आके आते हैं द पर्सन हु कैरी इन्वेस्टिगेशन। भैया वो बंदा जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो बंदा जो इन्वेस्टिगेशन, द पर्सन वो जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। एंड दोस्तों द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, जिससे इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट बोलते हैं। द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ, अब भैया इन्वेस्टिगेटर को कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलते हैं एनुमेटर्स। एनुमेटर्स आर दी पर्सन विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा फ्रॉम दी रिस्पोंडेंट। भैया एनुमेटर्स वो लोग हैं जिनसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिनकी मदद से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि भैया इन्वेस्टिगेटर अकेले डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। अब दोस्तों सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, भैया इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, डेटा कहाँ से आएगा? डेटा के आने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ डेटा। तो भैया अपना जो पहला सोर्स है, यहाँ पे ध्यान दो, ये अपना सोर्सेस ऑफ डेटा। अब आगे देखते हैं भैया पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम द डेटा आर ऑब्टेन। भैया कोई पर्सन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिससे हम डेटा उठाते हैं। द रिपोर्ट पब्लिकेशन इन विच डेटा है पब्लिश आर नोन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया कोई आपका यहाँ पे क्या होगा? कोई आपका पर्सन होगा, देखो कोई पर्सन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, फ्रॉम हुम द डेटा है, जिससे हमने डेटा उठाया, एंड रिपोर्ट होगी आपकी कोई ना कोई, ठीक है ना, कोई पब्लिकेशंस होगी इन विच डेटा आए, जिसमें डेटा को पब्लिश किया गया होगा, तो उसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ डेटा। क्योंकि भैया डेटा का कोई सोर्स होगा जहाँ से हम डेटा उठाएंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डेटा। तो भैया बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल,
एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। यहाँ पे प्राइमरी डेटा की बात नहीं हो रही है, प्राइमरी सोर्स की बात हो रही है। प्राइमरी डेटा तो हमको पता है क्या होता है, इसका मीनिंग भी कुछ वही होगा, बट यहाँ पे सोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, वो जगह जहाँ से डेटा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो दोस्तों इंटरनल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन, जब एक इन्वेस्टिगेटर, जब एक संस्था अपने संस्था के अंदर से ही इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है, उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। मान लो एक कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करनी है और कंपनी ने अपने अंदर के डेटा से ही डेटा को इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया अपने ट्रेडिंग, पीआई, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वो हो जाएगा इंटरनल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इंटरनल सोर्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट, कंपनी ने अपने रिपोर्ट से डेटा को उठाया तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है? जब एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन डेटा को बाहर से उठाती है, क्या होती है, अपने संस्था के बाहर से उठाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। व्हेन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम, ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है ना। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है? व्हेन द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब इन्वेस्टिगेटर डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। वो खुद करता है या फिर एनोमेटर्स की मदद से, देन दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है? व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम पब्लिश सोर्स या फिर अनपब्लिश सोर्स, मतलब मान लो कि जब इंफॉर्मेशन को किसी पब्लिश की गई डेटा से उठाया गया है या फिर अनपब्लिश की गई डेटा से उठाया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे न्यूज़पेपर हो गया, पीरियोडिकल्स हो गया, जर्नल हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस। ओके, ये भी हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की कैसे जाती है। मान लो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, कभी आपको अपनी जिंदगी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है किसी चीज का, तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना। मतलब मान लो भैया कि आपका कोई दोस्त आपको चीट कर रहा है, समझ रहे हो ना कौन सा दोस्त, अगर आपको चीट कर रहा है तो कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेशन करोगे कि वो आपको चीट कर रहा है, तो उसका यहाँ पे स्टेप्स बताया है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो भैया मेन स्टेजेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, अगर हमको स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंक्वायरी बोल लो, वेरियस स्टेजेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो भैया इसको अब हम लोग आराम से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये देखो, पहला है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ टेक्निकल जॉब। भैया ये टेक्निकल जॉब है, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। विद अ लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये नहीं कि सोचो तुरंत हो गया। ओके, इन दिस प्रोसेस वन हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, हमको बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। फ्रॉम प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फाइनल रिपोर्ट बनानी पड़ती है। दिस स्टेजेस मे बी पेज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो भैया यहाँ पे डिटेल में समझने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो भैया सबसे पहला अपना हेडिंग होता है कि प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी बोल लो या फिर प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोल लो या फिर प्लानिंग ऑफ सर्वे बोल लो, सबका मतलब सेम है, ठीक है। इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज इज द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल आउटलाइन। आपको डिटेल में आउटलाइन बनाना पड़ता है कि भैया कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेशन, किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, हम लोग सर्च क्या करेंगे उसके अंदर। मतलब मान लो कहीं घूमने जाना है तो घूमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके बारे में बैठ के सोचना, प्लानिंग करना उस चीज के बारे में, ठीक है। हमको पता होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, डेटा कैसे उठाएंगे, क्या एक्यूरेसी होगी, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे, प्रॉपर बैठ के सोचेंगे। तो भैया सबसे पहले प्लानिंग करना इन्वेस्टिगेशन की, चलो प्लानिंग करिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन, क्योंकि भैया इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग तो हो गई, अब डेटा को कलेक्ट करना है। तो अपने को पता है कि डेटा दो जगह से आएगा, या तो आएगा प्राइमरी सोर्स से या तो आएगा सेकेंडरी सोर्स से, ठीक है। आफ्टर दिस प्रिलिमिनरी आई कंसीडर, जब छोटे मोटे काम जो होते हैं, प्लानिंग जब हो जाती है, कंसीडर द स्टेप्स आर टेकन फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कदम उठाएंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द व्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हमको पता है दो ग्रुप होता है, एक होता है भैया अपना प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब ये होता है कि आपको अच्छे से पता है, प्राइमरी क्या होता है जिसको फर्स्ट टाइम उठाते हैं, सेकेंडरी जो किसी ने उठाया था उसका यूज करते हैं, ठीक है भैया। कितना आसान है। अब आता है दोस्तों डेटा को उठा तो ये अब उसको क्या करेंगे? एडिट करेंगे। एडिट का मतलब होता है दोस्तों भैया उसको काटेंगे छाटेंगे ना,
क्योंकि डेटा जब बहुत सारा होगा जो हमारा यूज होगा उसके हिसाब से तो ये काम करेंगे, ठीक है। आफ्टर डेटा हैव बीन कलेक्टेड दे आर एडिटेड, उसको क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिंग, जिससे डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए, ठीक है ना, डेटा कंप्लीट हो जाए, डेटा यूनिफॉर्म हो जाए एंड डेटा सही हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, एक्यूरेसी हो जाए एंड जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं वो कम से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। इट शुड बी रिमेंबर, इस बात का ध्यान रखो, द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग इज बाय मींस दैट अनइम्पॉर्टेंट, जो बेफालतू की चीजें हैं, जो रूटीन की चीजें नहीं है, ऑपरेशन या इट रिक्वायर मेक एबिलिटी, मतलब कि जो बेफालतू चीजें उसको काट छाट के हटाओ, जो सही की चीजें उसको अरेंज कर दो, इसको बोलते हैं एडिटिंग करना, ठीक है ना। तो एडिटिंग भी हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आफ्टर एंडिंग द डेटा। यहाँ पे जब एंडिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा एडिटिंग, यहाँ पे क्या होगा, एडिटिंग होगा, EDITING, ठीक है ना, इसको ठीक करना आप लोग। आफ्टर एडिटिंग द डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर फॉर्म एंड फॉर दिस पर्पज हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। उसके अब डेटा को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ऐसे ही करते हैं इन्वेस्टिगेशन। डेटा को क्या करेंगे भैया, 3 बार ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से, आपको रट चुका होगा अब तक। तो अब क्या करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। एनालिसिस मतलब होता है डेटा को, डेटा स्टैटिस्टिक्स के मेथड की मदद से चीजों को समझेंगे। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दे आर एनालाइज्ड, एनालाइज करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड, किसकी मदद से, मीन हो गया, मीडियन, मोड, ये सब हो गया, ठीक है। अब दोस्तों उसका क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे, और यही हो गया ना, यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड एंडिंग में एक रिपोर्ट बनाएंगे, इतना हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो एंडिंग में रिपोर्ट बनाएंगे कि क्या नतीजा निकला, क्या निष्कर्ष निकला, हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसका क्या नतीजा निकला, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेज, ये क्या है, आखिरी स्टेज होता है अपना ऑफ एन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का। इन दिस स्टेज एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है अपने डेटा के फाइंड करने के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, विच इफेक्ट दी, जो कि हमारा नतीजा दिखाता है, इन्फ्लुएंस दिखाता है हमारी इन्वेस्टिगेशन का, कि क्या नतीजा निकला, क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन का। सपोज मान लो कि किसी पुलिस वाले के ऊपर केस हो गया कि भैया आपने गलत काम किया है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए है, तो इन्वेस्टिगेशन के एंडिंग में एक रिपोर्ट आएगी ना, वो रिपोर्ट में बताया जाएगा कि हाँ ये जो एग्जाम था साबित हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया रिपोर्ट में हमको निष्कर्ष पता चलता है, ऑब्जेक्टिव पता चलता है। तो भैया एग्जाम में अगर आएगा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है ना, ओके। तो भैया अब पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स एंड नेचर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कितने टाइप की स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, कितने टाइप की स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है भैया, तो यहाँ पे हम लोग सारे टाइप को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे भैया। तो पहला है आपका, पहला आपका नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट सर्वे। पहले का नाम है एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है एक्सपेरिमेंट सर्वे, ओके। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर परफॉर्म बाय कंडक्टिंग, भैया हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अपने आप क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इज मेड टू कंफर्म द डिसअप्रूव, अगर हमको किसी चीज को डिसअप्रूव करना है, ठीक है ना, या फिर कोई डाउटफुल कंडीशन है तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब मान लो अब आपका मानो भाई है, वो आपसे कोई झूठ बोल रहा है, तो आपने उसे सच चुकाने के कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने सच बता दिया, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट सर्वे। मतलब कि किसी चीज को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करने के जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट सर्वे, ठीक है ना, ओके। ये बहुत सिंपल था। अब आता है कंप्लीट और सेंसस सैंपल इन्वेस्टिगेशन। तो भैया ये तो अपने को पढ़ना ही है, क्या है, कंप्लीट कह लो या फिर सैंपल इन्वेस्टिगेशन कह लो, जिसको सेंसस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको सेंसस भी कहते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। अ सेंसस इन्वेस्टिगेशन इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन विच द डेटा पॉपुलेशन आर स्टडीड, मतलब ऑल, जहां पे सारे डेटा को हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि इंडिया में जो देश की जनगणना होती है ना, उसको बोलते हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, जहां पे हर एक डेटा की स्टडी की जाती है। सैंपल इन्वेस्टिगेशन वो होता है जिसमें हम लोग केवल पॉपुलेशन में से सैंपल उठाते हैं। क्या उठाते हैं, पॉपुलेशन में से केवल सैंपल उठा के उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना कि हम सब डेटा की स्टडी करें, तो सैंपल उठा लेते हैं, ठीक है।
अब आता है कॉन्फिडेंशियल या फिर ओपन इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है कॉन्फिडेंशियल? एन इन्वेस्टिगेशन होज रिजल्ट आर नॉट मेड पब्लिक, जिसका नतीजा पब्लिक को नहीं बताया जाता, जिसका रिजल्ट सीक्रेट रखा जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे था एन इन्वेस्टिगेशन जिसका रिजल्ट पब्लिक को बता दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओपन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आर दोज इन विच डेटा आर कैपेबल ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जहाँ पे डेटा को हम लोग सीधे समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हाइट, वेट, लेंथ, इनकम, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ठीक है ना, तो इसको हम लोग आसानी से समझ जा रहे हैं, तो ये अपना हो गया डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? जहां पे इन्वेस्टिगेटर किसी और की प्रॉब्लम को समझता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आर दोज इन विच द इन्वेस्टिगेटर यूजेस सम अदर मींस टू स्टडी द प्रॉब्लम, मतलब वो किसी और तरीके से चीजों को स्टडी करने की कोशिश करता है, जहां पे चीजें आसानी से डायरेक्टली नहीं दिखाई देती हैं। ओके, ये भी हो गया। अब ओरिजिनल या फिर रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन, एन इन्वेस्टिगेशन विच इज कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन। एंड दोस्तों अ रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन इज वन विच इज कैरिड इन अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, जो पहले किया गया था उसके कंटिन्यूएशन में उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए, तो उसको बोलते हैं आपका रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आता है रेगुलर या फिर एडहोक इन्वेस्टिगेशन। रेगुलर इन्वेस्टिगेशन इज दैट विच इज कनेक्टेड, जो कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली करते हैं, ये हमारे देश की गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना, एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद में हमारे देश की सरकार को जानना है कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं, तो वो हर 6-6 महीने पे इन्वेस्टिगेशन करती रहती है कि भैया महंगाई के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, सब्जी के दामों के ऊपर, मतलब कि पैसेस के दामों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, तो उसको कहते हैं रेगुलर। जब एक टाइम पीरियड के बाद में कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं रेगुलर इन्वेस्टिगेशन। और एडहोक का मतलब क्या होता है? द इन्वेस्टिगेशन विच आर कैरिड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम को होता है किसी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एडहोक। कोरोना के कारण कितने लोगों की नौकरी चली गई, इसके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ये हो जाएगा एडहोक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों आता है पायलट या फिर कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है दोस्तों? एन इन्वेस्टिगेशन विच इज डन बिफोर द मेन इन्वेस्टिगेशन, अगर हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की है मेन इन्वेस्टिगेशन करने से पहले तो उसको बोलते हैं पायलट इन्वेस्टिगेशन। एग्जांपल के तौर पे कंपनी है, उसको भैया नया सामान लॉन्च करना है, तो वो क्या करेगी? सामान को भैया मार्केट में लेके आएगी, सैंपल देगी, लोग को उसे पूछेगी सही है कि नहीं, सामान को लॉन्च करने से पहले। उसके बाद वो पता करेगी कि अच्छा हाँ सामान सही है, फिर वो सामान को लॉन्च करेगी। ठीक है ना, एंड मेन इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड, इसको कंप्रिहेंसिव बोलते हैं, इसको मेन बोलते हैं। मतलब मान लो कार को लॉन्च करने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च करते हैं ना, मूवी आने से पहले उसका पिक्चर की ट्रेलर आती है, बस वही हो गया आपका। ठीक है, अब आता है एक्सटेंसिव या फिर लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन। एंड एक्सटेंसिव को एग्जॉस्टिव भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे ध्यान रखना। इन्वेस्टिगेशन इज वेयर अ नंबर्स ऑफ एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम इज इंक्वायर्ड, जब हम लोग किसी बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं, नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम, डेटा एक है पर समस्याएं बहुत सारी हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन या फिर एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन। अब आता है लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन इन विच टचेस ओनली, जब हम लोग किसी एक या फिर दो प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? हो गया लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आपका आता है पोस्टल या फिर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पोस्टल का मतलब होता है किसी के घर पे चिट्ठी भेज के उससे हमने डेटा उठाया है, इसको बोलते हैं पोस्टल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? पोस्टल। ठीक है, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट वो होता है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं थ्रू पोस्टल सर्विस, हमने उसको पोस्ट किया, हमने उसको क्वेश्चन बनाया भेज दिया और कहा भैया बताओ सब इन्फॉर्मेशन दो, इसको बोलते हैं पोस्टल। एंड पर्सनल का मतलब होता है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट इंडिविजुअली, जाएं उसके घर में, बोले बताओ इन्फॉर्मेशन दो अपने को, इसको बोलते हैं आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब दोस्तों आता है ऑफिशियल। अब क्या आता है? ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल। बड़ा आसान सा है, इसको भी देख लेते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन कैरिड ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। एन इन्वेस्टिगेशन विच इज कैरिड बाय द गवर्नमेंट पैट्रोनेज, जो गवर्नमेंट के लिए की जा रही है, गवर्नमेंट के मतलब कि इज्जत के लिए क्या है, गवर्नमेंट के राज के लिए क्या है, उसको बोलते हैं सेमी ऑफिशियल। ठीक है ना, एंड द इन्वेस्टिगेशन विच इज कैरिड बाय, अगर कोई प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट इंसान इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, ओके, ये भी आ गया। अब आता है जनरल पर्पस इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है?
एन इन्वेस्टिगेशन वोज रिजल्ट आर यूजफुल फॉर सेवरल पर्पज। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होता है तो उसको बोलते हैं जनरल पर्पस, मतलब सबके काम आएगा। ये महंगाई, पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब क्या है, जनरल पर्पस इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है ना। ओके, एन इन्वेस्टिगेशन वो रिजल्ट आर यूजफुल फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसका नतीजा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होता है उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस। कोविड के कारण जो दिक्कतें आई, अगर हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, ये हो गया स्पेशल पर्पस। कोविड के कारण तो ये स्पेशल हो गया, ठीक है। तो भैया हम लोग ने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी पाई। अब भैया अपना स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या है, स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, बस ये चैप्टर अपना खत्म होने वाला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर ही फिनिश कर देंगे अपन लोग, ठीक है। तो भैया ये स्टैटिस्टिकल यूनिट होती क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें है, समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स जो है वो काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है, एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए देयरफॉर इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है दैट, ये क्या है आपका जरूरी है दैट देयर शुड बी डिसाइडेड द स्टैटिस्टिकल काउंटिंग या फिर मेजरमेंट। जैसे मान लो भैया कि हमको रोड की लंबाई नापनी है तो किलोमीटर बोलते हैं, पानी नापना होता है तो लीटर बोलते हैं। तो वैसे ही जब इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमको डेटा चाहिए होता है तो डेटा की यूनिट क्या होगी ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो कभी भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो माप, वो तरीका जिसे हम ये पता सको कि हाँ ये डेटा है, इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल यूनिट इज द बेसिस, ये वो आधार है, ये क्या है, वो आधार है आपका, ठीक है, मेजरमेंट का, इन टर्म्स ऑफ विच डेटा आर कलेक्टेड। मतलब मान लो अगर हमको जानना है कि पूरे इंडिया में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो मेरा आधार क्या होगा डेटा को इकट्ठा करने का, हम सब तो नहीं उठा सकते ना। अब मान लो कि मेल के बारे में पता करना है कि फीमेल के बारे में या फिर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो हम किस तरीके से डेटा को इकट्ठा करें, ओके, विच आए जैसे कैसे उसको एनालिसिस करें, कैसे उसको इंटरप्रिटेट करें। तो भैया यूनिट ऑफ काउंटिंग, यूनिट ऑफ काउंटिंग मेजरमेंट, मतलब कि काउंटिंग करने का तरीका, मापने का तरीका, प्रेजेंटेशन करने का तरीका, विच अप्लाई टू, जब हम इसको अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आप लोग सब समझ जाओगे। व्हेन वी रिकॉर्ड द एज ऑफ पर्सन, जब हमको किसी इंसान की एज को रिकॉर्ड करना होता है ईयर्स में, देन ट्रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एज, तब क्या भैया एज, एज क्या है, वो नंबर है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। ओके, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज क्या हो गया, ईयर हो गया, मापने का तरीका ईयर हो गया। द एलिमेंट्री यूनिट इज कॉल्ड पर्सन हुज एज इज रिकॉर्डेड, मतलब एलिमेंट्री यूनिट क्या हो गया, वो उसका वो इंसान हो गया जिसका हम लोग एज रिकॉर्ड करें। यहाँ पे 3 यूनिट निकल के आ गया। सपोज वी मेजर द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, हमको किसी की हाइट नापनी है, देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज क्या हो गया, हाइट हो गया ना, ओके, हाइट हो गया। एंड द स्टूडेंट आर दी एलिमेंट्री यूनिट, स्टूडेंट क्या हो गया, एक यूनिट हो गया बस। द हाइट से 68 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही तो मेरा हो गया, बात समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों एक अच्छे स्टैटिस्टिकल यूनिट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है क्लियर कट डेफिनेशन, भैया एक बार में समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपको स्टैटिस्टिकल यूनिट में कंफ्यूजन है तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे जी, ठीक है ना। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट शुड बी सिंपल, ये क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। अगर सिंपल नहीं है तो बात समझ लो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सिंपल होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कंसाइज, छोटा होना चाहिए, क्लियर, मतलब समझ में आए लोगों को, एक्सप्लेन, अपने आप को वो एक्सप्लेन करता हो। मतलब मान लो हम आपको बोले कि भैया हमको जानना है कि लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमने देखा है वो कितना पानी पीते हैं, ये कोई लॉजिक है भैया, लोग कितने इंटेलिजेंट और कितना पानी पीते हैं ये मेरा स्टैटिस्टिकल यूनिट है, तो बेफालतू का है ना भैया, लॉजिक होना चाहिए ना। लोग कितना घंटा पढ़ते हैं ये हो सकता है, लोग कहाँ तक पढ़ाई किए हैं ये हो सकता है, किस बोर्ड से किस स्कूल से पढ़े हैं ये हो सकता है, बट कितना पानी पीते हैं और इंटेलिजेंट है ये कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वही यहाँ बताया है कि जो भी यूनिट होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, समझ में आए लोगों को, एप्रोप्रिएट हो, छोटा हो, क्लियर हो, अपने आप को समझाता हो, सो इट डज नॉट लीड टू एनी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन के टाइम पे। भैया मान लो कोई इंसान खूब पानी पी जाए वो बेवकूफ नहीं गया तो ये भी तो दिक्कत है, ओके। तो फॉर एग्जांपल क्लियर कट डेफिनेशन शुड बी डिसाइडेड एंड अबाउट द टाइम्स लाइक प्राइस, वेजेस, ये टेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्लियर कट, एकदम साफ क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। स्टेबल और भैया वो चीजें स्टेबल हो, क्या हो, स्टेबल और स्टैंडर्ड हो। द यूनिट सेलेक्टेड शुड बी सच वे वी मेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा ना हो कि हमने कोई यूनिट चूज की
वो यूनिट ही चेंज हो गई। ओके, एंड टाइम इट शुड बी इंटरप्रिटेड इन द सेम सेंस थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। ऐसा ना हो कि हम जो चीजें चूज करें यूनिट के नाम पे वो चीजें बदल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब आता दोस्तों सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो सूट करना चाहिए ना। यहाँ पे क्या हो गया, सूटेबिलिटी। The unit should be suitable according to the investigation. For example, if we wish to study ये by ये अगर हमको मजदूरों के बारे में पढ़ना है in public enterprises and only 2-3 small enterprises are selected, our conclusion may be false। अगर हमको जानना है कि भैया जो मजदूर लोग हैं जो पब्लिक कंपनी में काम करते हैं उनके बारे में अगर हमने 2 ही 3 कंपनी की स्टडी की तो वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो भैया हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सूटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब आता है होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब होता है, एक जैसा होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा और यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके, देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी एंड दी होमोजेनिटी इन द यूनिट। भैया एक जैसा हो और एक जैसा दिखने वाला हो। फॉर एग्जांपल, व्हाई स्टडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, जब भी हम लोग पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे, द एंटरप्राइजेज ऑफ सेम इंडस्ट्री, तो सेम इंडस्ट्री की बात करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि इंडियन की गवर्नमेंट की पेट्रोल कंपनी की बात करें और प्राइवेट की टेक्सटाइल कंपनी की बात करें, सेम इंडस्ट्री होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की BSNL और प्राइवेट कंपनी की वोडाफोन, तो ये सही हो गया। ओके, एंड अप्रोप्रिएट फॉर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, और ऐसा मेरा यूनिट होना चाहिए जिसमें हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकें। मतलब ऐसा कोई यूनिट नहीं होना चाहिए जिसे मैथमेटिक्स अप्लाई ना कर सके, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो द यूनिट शुड बी सच सो दैट देयर इज अ सिंप्लिसिटी, वो क्या हो, सिंपल हो, एंड क्या बोलते हैं, कन्वीनियंट हो मैथमेटिकली। उसको हम कोई भी चीज प्लस कर सके, माइनस कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके, फ्रैक्शन में कर सके, कुछ भी कर सके। ठीक है, अब एक अच्छे स्टैटिस्टिकल यूनिट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला कि वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करे। ठीक है, स्टेबल हो और यूज्ड हो, बार बार चेंज ना हो, सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेट होना चाहिए एंड स्पेसिफिक, बार बार चेंज ना हो, असर्टेनेबल होना चाहिए जो कि समझ में आ जाए, यूनिवर्सल सबको पता होना चाहिए, एंड स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, कंपैरिजन कर सकें, इसे ये होमोजीनियस होना चाहिए। तो भैया अपने को समझ में आ गया कि क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो भैया अपना नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आ गया मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, हमने अभी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन तो पाई, या अब पाएंगे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कितने टाइप के इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये टॉपिक अपना खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो कि आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड दोस्तों अगर आप लोग कॉमर्स सेशन को फॉलो करना चाहते हो तो कॉमर्स सेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, कॉमर्स सेशन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो तो अमन खरे आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे आप लोगों को वहां पे सर्च करो, हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दोस्तों अगर कोर्सेज को ज्वाइन करना है, देखो मैंने आपको एकदम लास्ट में बताया कि कोर्सेज को ज्वाइन करना है, इस नोट्स से पढ़ना है, ये नोट्स अपने घर पे चाहते हो सामने, तो भैया आपको कॉमर्स सेशन के कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि सारे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो कोर्सेज को ज्वाइन करने के कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस है, एंड उसी में आपको प्रिंटेड नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कोर्स ज्वाइन करने के कॉन्टेंट में कॉन्टैक्ट करो। कोई और समस्या है तो भी आप बात कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।